So today we will discuss about the economy of Central Islamic land that includes agriculture, trade and urbanization, because trade results in urbanization. First of all, agriculture was the main occupation. Land owned by the small and big peasants, tax collection by the state owners. So main occupation of Islamic land was the agriculture. And there were some fertile areas in the central Islamic land where agriculture used to be quite good. So agriculture उनकी मुख्य व्यवसाय था, main occupation थी. And the revenue from agriculture used to be taken. Revenue collection used to be there. So revenue एक source था, किसका? Income का source. तो स्टेट को जो इनकम आती थी वो किससे आती थी? एग्रीकल्चर से आती थी. एग्रीकल्चर में यूनिफॉर्म लैंड होल्डिंग नहीं थी, किसी के पास ज़्यादा थी, किसी के पास कम थी. जिनके पास ज़्यादा थी दे यूज टू बी द बिग पीजेंट्स एंड जिनके पास कम थी दे यूज टू बी द स्मॉल पीजेंट्स. देन लैंड गेव अप बाय ओनर्स नोबल्स स्पेशली इन द फैमिली ऑफ कैलिफ. ये काफ़ी इलाके ऐसे थे जो कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड के खलीफाओं ने जीते थे. एंड द एरियाज विच दे कॉन्कर्ड, द लैंड ऑफ दैट एरिया वॉज गिवन बाय दोज पीपल हु हेल्प इन कॉन्करिंग दैट एरिया. जो वो इलाके जीतने में मदद करता था उनको रिवॉर्ड के तौर पे वहाँ की ज़मीन मिल जाती थी. एक रीज़न ये था. दूसरा ये था कि जो कैलिफ की फैमिली या उसके आसपास के जो लोग थे जो भी ज़मीन पे कब्जा करते थे वो ज़मीन उनको मिल जाती थी. तो उनके पास बड़े बड़े एस्टेट हो गए थे जहाँ पे खेती वो खुद नहीं करते थे. देयर यूज टू बी द स्लेव्स एज वेल एज देयर यूज टू बी अदर पीजेंट्स हु यूज टू वर्क अंडर दीज नोबल्स. एग्रीकल्चर लैंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ओवरऑल जो एग्रीकल्चर लैंड की जो मालिक होती थी वो गवर्नमेंट होती थी, यानी कि खलीफा यूज टू बी द ओनर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. लैंड टैक्स वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम. और लैंड टैक्स दो तरह के थे, एक खराज, दूसरा उस्र. अब खराज जो लैंड टैक्स था वो कैसा था? खराज वॉज अ लैंड टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड अपॉन द नॉन मुस्लिम्स. नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया जाने वाला कौन सा था? खराज. एंड जनरली द रेट ऑफ दिस रेवेन्यू और दिस टैक्स यूज टू बी वेरी हाई. इट मे बी हाफ और इट मे बी 1/5. 1/5 से कम नहीं होता था और हाफ से ज़्यादा नहीं होता था, यानी कि 50% क्रॉप स्टेट ले जाता था. सपोज इसके एक के पास 100 क्विंटल या 100 क्विंटल गेहूं हुई तो 50% किसकी हो गई? 50 क्विंटल सरकार की होगी, जो कि काफ़ी हाई टैक्स था. लेकिन जो मुस्लिम्स लोग थे उनसे एक अलग टैक्स लिया जाता था, दैट वाज कॉल्ड दी उस्र एंड इट यूज टू बी 1/10, यानी कि 10वां हिस्सा. तो यहाँ पे 50%, यहाँ पे ओनली 10%, यानी कि नॉन मुस्लिम से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा किया जाता था, so that they can convert into the Islam. Then what happened? There started the religious conversion. तो इस टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे लोग किस में कन्वर्ट हो गए? मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए. एज ए रिजल्ट जो टैक्स कलेक्शन स्टेट को मिलता था वो उसका जो है शेयर काफ़ी कम हो गया, यानी कि स्टेट की इनकम कम हो गई. तो अब स्टेट ने जो है कोशिश की कि कन्वर्जन कम से कम हो ताकि उनको टैक्स ज़्यादा मिलता रहे, लेकिन इससे बात नहीं बनी. फिर उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड फॉलोइंग ए यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर द टैक्स कलेक्शन, यानी कि सबसे एक जैसा ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. तो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर. नॉन मुस्लिम पे एक टैक्स और भी लगता था, दैट वाज कॉल्ड जजिया. दैट वाज कॉल्ड एज जजिया. सो इट वाज ऑन द नॉन मुस्लिम. इफ दे वांट टू फॉलो देयर रिलीजन दे had to give a tax, that was the jizya, and jizya was also imposed in India by the Muslim ruler. And Akbar, who was a little bit secular in nature, he abolished jizya, but again it was reimposed by Aurangzeb. दोबारा इसको किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने. तो that was also a source of income. Now officials paid agricultural revenue, that is called इक्ता system. तो जो टैक्स सिस्टम था पहले वाला खराज और उस्र का वो खत्म हो गया, एक नया सिस्टम शुरू हुआ जिसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम. एंड दिस सिस्टम वाज आल्सो अडॉप्टेड इन इंडियन सल्तनत पीरियड. इक्ता सिस्टम में क्या होता था? ज़मीन एक नोबल को दे दी जाती थी, एक लार्ज एस्टेट एक नोबल को मिल जाता था और उस नोबल को कहा जाता था कि अपनी सैलरी उसी एस्टेट से निकालेगा टैक्स कलेक्ट करके. अंडरस्टैंड? ही विल आल्सो रेज अ ट्रूप्स. एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी भी वो बनाएगा. किससे बनाएगा? टैक्स कलेक्ट करके. दैट वाज द इक्ता सिस्टम. उसी ज़मीन से जो ज़मीन उसको दी गई थी, जैसे कि रोमन एम्पायर में हमने पढ़ा था, नोबल के पास सेना भी होती थी, वहाँ से वो टैक्स भी कलेक्ट करता था. एंड पार्ट ऑफ दैट टैक्स यूज टू गो टू द सेंट्रल ट्रेजरी. कुछ हिस्सा उसको कहाँ जाता था? सेंट्रल ट्रेजरी, यानी कि राजा के पास जाता था. सेंट्रल ट्रेजरी को बोलते थे बैत अल माल. क्या बोलते थे? बैत अल माल. देन
एग्रीकल्चर में क्या क्या फसलें होती थी? कॉटन होता था। सूडान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। इजिप्ट इज आल्सो फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ऑरेंज, बनानाज, ये सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, दैट इज सुटेबल फॉर दीज फ्रूट्स। स्पिनैक, शुगर, वाटर मेलन, ये जो है वाटरमेलन वगैरह, ये जो डेजर्टेड एरिया था, ओवरसीज थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा होता था और इनका एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता था। ये कहाँ एक्सपोर्ट होते थे? यूरोप की तरफ होते थे। इसके अलावा खेती को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट स्टेट भी करता था, कुछ नोबल्स होते थे वो भी इन्वेस्टमेंट करते थे। क्या बनाते थे? कैनाल्स बनाते थे। जैसे कि ईरान के अंदर कैनाल सिस्टम बनाया था, काफ़ी अच्छा कैनाल सिस्टम था वो, क्योंकि वहाँ कई इलाकों में बारिश कम होती है, तो कैनाल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी इरिगेशन के लिए। डैम्स भी बनाते थे, वेल्स भी खोदते थे, और वेल्स खोद करके जो है पानी वेल से खेतों में लगाते थे। अंडरस्टैंड? अब पानी खेतों में वेल से कैसे लगता था? इसके अलावा मैंने बताया कि पानी की ज़रूरत थी खेती के लिए। अब पानी खेतों में कुएं से कैसे लगेगा? अब सपोज दिस इज द लैंड एंड दिस इज द वेल, नाउ वाटर इज हेयर, हाउ दिस वाटर रीच हेयर? ये पानी यहाँ पे कैसे लगेगा? मैनुअली इफ वी विल ड्रॉ आउट द वाटर इट इज नॉट पॉसिबल, सो दे फॉलोड ए सिस्टम दैट वाज कॉल्ड नोरिया। व्हाट वाज दैट सिस्टम? नोरिया। तो नोरिया सिस्टम में क्या था? लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। लाइक दिस इज द वेल, here it is water, so they used to fix a wheel on a tripod over here. Another wheel used to be fixed near the water which used to remain half dipped into the water. आधा पानी में डूबा रहता था, यहाँ पर भी एक व्हील ऐसे लगाया जाता था। इन दोनों व्हील्स को कनेक्ट करने के लिए एक बेल्ट बनाई जाती थी रस्सियों से। अंडरस्टैंड? इसके ऊपर बकेट लगा दी जाती थी इस तरह से करके। नाउ यू कैन सी दैट एनिमल की मदद से व्हील को घुमाया जाता था रस्सी की मदद से, जैसे कुएं से पानी खींचते हैं, तो ये व्हील घूमेगा तो बेल्ट भी घूमेगी, और ये बकेट नीचे जाके सीधी हो जाएंगी, वो पानी से भर के ऊपर आएंगे, ऊपर आके खाली हो जाएंगी। इन दिस वे देयर यूज्ड टू बी ए सिस्टम, तो दैट वाज वाटर व्हील सिस्टम। वाटर व्हील भी बोलते हैं इसको, रहट भी बोल देते हैं इसको, और इसको हम नोरिया भी बोल देते हैं। तो इस तरह से खेती होती थी, और इसमें जो खेती होती थी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, इसमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही हो सकती है, और उसमें जनरली वेजिटेबल और फ्रूट्स की खेती की जाती थी। देन इसके अलावा ट्रेड की डेवलपमेंट हुई, क्योंकि एक्सपोर्ट होता था तो ट्रेड होता था, एंड ट्रेड रिक्वायर्स व्हाट? मनी, बिकॉज बार्टर सिस्टम कैन बी पॉसिबल इन द लोकल लेवल, बट इफ वी आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड देन वी रिक्वायर ए सॉर्ट ऑफ करेंसी। मेनली स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल, गन पाउडर दे यूज टू परचेज फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। चाइना के अंदर गन पाउडर की इन्वेंशन हुई थी, तो चाइना से गन पाउडर जाता था। टेक्सटाइल कॉटन की इंडिया की काफ़ी फेमस थी। स्पाइसेस इंडिया के साउथ इंडिया मालाबार कोस्ट के काफ़ी फेमस थे, एंड अ नंबर ऑफ अरेबियन ट्रेडर्स यूज टू कम टू द मालाबार कोस्ट, और इसी वजह से मालाबार कोस्ट में अरेबियन कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा मिले हैं हमें। और वहाँ पे केरला के अंदर सबसे पहले जो है मुस्लिम आने शुरू हुए थे, वहाँ पे उन्होंने बस्तियाँ भी बनाई थी, इसीलिए केरला में आज भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मुस्लिम इंडिया में केरला कोस्ट पे आए थे, और ये ट्रेड के लिए आए थे। अंडरस्टैंड? सो गोल्ड और सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स ही अपने साथ लेकर के आते थे। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को सेफ बनाने के लिए इन्होंने एक और सिस्टम फॉलो किया, दैट वाज कॉल्ड द शक सिस्टम। इट वाज ए काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स एक चेक लिख के दे देते थे, पैसे ले जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि करेंसी दूर तक ले जाना ज़्यादा सेफ नहीं माना जाता था। अंडरस्टैंड? बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर कुड बी लूटेड बाय द अदर पीपल ऑन द वे। एज ए रिजल्ट इसको सेफ करने के लिए उन्होंने शक सिस्टम यूज किया, एंड लेटर ऑन इट बिकेम द चेक, एंड इन दिस वे दे स्टार्टेड फॉलोइंग ए मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, और इससे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इनका फैला था। इसके अलावा सी ट्रेड की मोनोपोली जो थी 5 सेंचुरी तक इंडिया और चाइना के साथ किसकी रही? अरेबियन की रही, बिकॉज स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल इज ए कमोडिटी विच वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज, एंड इफ वी लुक एट द मैप देन वी विल सी दैट if we travel from Europe to India through the Arabian Sea, then we have to cross the area of Central Islamic land. तो वो क्रॉस नहीं करने देते थे, इसलिए अरेबियन ट्रेडर्स इंडिया से सामान खरीदते थे, फिर जो है वो हाई कमीशन कमा करके, काफ़ी ज़्यादा अपना मार्जिन कमा करके, प्रॉफिट कमा करके वही सामान यूरोप के अंदर
भेज देते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट जो है इस्लामिक लोग कमाते थे और इस वजह से उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही थी। यूरोपियन को काफ़ी नुकसान होता था बिकॉज दे हैड नो डायरेक्ट लिंक विद इंडिया, इंडिया के साथ उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। इस्लामिक पीपल वर द मीडिएटर। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट ए डायरेक्ट लिंक टू इंडिया, वो भारत में सीधा आना चाहते थे और कई बार उन्होंने कोशिश भी की। इसीलिए वास्को डिगामा 1498 में एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढ के, काफ़ी लंबा रूट पड़ता था ये, केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका के ऊपर से चक्कर लगा के आए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने 1498 में भारत में पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। उसके बाद में फिर इनकी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई थी। तो उसमें सोसाइटी की हम बात करेंगे, दैट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यूज्ड टू बी देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम ऑफ रूलिंग क्लास, जो कि रूलर्स थे, काफ़ी रिच होते थे, काफ़ी एलिट होते थे। उसके बाद में न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते थे जिनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था इस्लाम के अंदर, जो एरिया ये जीत लेते थे वहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर लेते थे। देन नॉन मुस्लिम, सम पीपल वर दी नॉन मुस्लिम्स देयर, जो कि कन्वर्ट नहीं हुए थे बट उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता था, जैसे कि खराज, और दूसरा टैक्स था जजिया, वो इनके ऊपर इम्पोज किया जाता था। और लास्ट कैटेगरी थी स्लेव्स की। स्लेव्स जनरली कौन होते थे, जिन एरियाज को ये कॉन्कर करते थे वहाँ से लोगों को कैप्चर कर लेते थे एंड दे वर मेड दी स्लेव्स। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। देन we will discuss about the learning and culture. So that's all about the economy. Now we will discuss about learning and culture, कि इस्लामिक कल्चर में लर्निंग कैसी थी। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल उलेमास यूज टू बी देयर इन इस्लाम, एंड उलेमा का रोल क्या है, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट पीपल इन द रूल ऑफ शरिया। शरिया पढ़े लिखे हुए लोग होते थे। शरिया इज एन इस्लामिक लॉ विच रेगुलेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इस्लामिक पीपल, कि कौन सा काम, शरिया जो है मेनली प्रोफेट के डूइंग के ऊपर बेस्ड एक इस्लामिक बुक है, उसके हिसाब से जो है जस्टिस करने का काम होता था, लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट किया जाता था। तो उलेमा यूज टू बी द इंटरप्रेटर ऑफ शरिया। तो जो भी कोई डिस्प्यूट होता था तो उलेमा एक काजी का रोल प्ले करते थे, जज का रोल प्ले करते थे। दूसरा इस्लामिक लॉ दैट आई टोल्ड यू, शरिया। द शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज। द काजी मीन्स जज, they were appointed and who used to give the decision according to the rule of sharia. जज जो था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब फैसला दिया जाता है, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, शरिया था। तो जो भी डिसीजन किए जाते थे, जो काजी होता था, जो जज होता था इस्लामिक, वो शरिया के अकॉर्डिंग ही अपनी डिसीजन देता था। और कई मायने में ये आर्बिट्रेरी होते थे। आर्बिट्रेरी मीन्स प्रॉपर डिसीजन नहीं होते थे, कई बार बायस्ड डिसीजन भी देखने को मिलते थे। इसके अलावा जो है 4 स्कूल्स ऑफ लॉ जो है बने हुए थे, 4 तरह की इसमें ब्रांचेस बन गई थी। और 4 स्कूल ऑफ लॉ कौन से थे, एक मलिकी था, एक हनाफी था, एक शैफी था और एक हानबली था। और ये जो लास्ट के 2 जो स्कूल्स हैं ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होते थे, काफ़ी कट्टर होते थे। देन कुरान दैट इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ इस्लाम, वो क्या थी, ये एक अरेबिक बुक थी जो 114 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी। और ये जो चैप्टर्स अरेंज किए हुए थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, बिग टू स्मॉल। एंड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम ट्रेडिशन द कुरान इज ए कलेक्शन ऑफ मैसेजेस विच गॉड सेंट टू द प्रोफेट, कि भगवान ने जो प्रोफेट के थ्रू मैसेज जनता को दिए हैं उनकी कलेक्शन किसमें है, कुरान के अंदर है। और ये जो लिखने का टाइम था ये 610 से 632, यानी कि 610 में मैसेज मिलने शुरू हुए थे प्रोफेट मोहम्मद को, एंड इन 632 ही डाइड। तो 22 ईयर्स का जो टाइम था वो कुरान के लिखने का टाइम था। देन द टास्क ऑफ कंपाइलिंग दीज रिवीलेशन, जो ये रिवील किया एंजल्स ने प्रोफेट मोहम्मद को, मैसेजेस जो थे उनको रिवील करने और उनको कलेक्ट करने और उनको लिखने का काम 650 तक चलता रहा। तो दैट्स ऑल अबाउट द कुरान। देन हायर एजुकेशन यूज टू बी देयर विच वॉज स्टार्टेड इन द अब्बासी डायनेस्टी, एंड जो सेंटर था लर्निंग का वो कौन सा बन गया, बगदाद, विच यूज टू बी द कैपिटल ऑफ अब्बासिद डायनेस्टी। तो वहाँ पे एक निजामिया जो एक सेंटर था बगदाद के अंदर लर्निंग का। इसके अलावा मुत्तान सरिया मदरसा बगदाद का जो था वो 1233 में बनाया गया था। द मदरसा वॉज ए कॉलेज ऑफ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स हु हैड फिनिश्ड देयर स्कूलिंग इन मकतब। तो स्कूलिंग के लिए जो स्कूल होता था उसका नाम क्या था, मकतब, और जो कॉलेज था उसको कहते थे मदरसा। मदरसाज वर अटैच टू द मॉस्क, मदरसाज में जनरली रिलीजियस टीचिंग ही दी जाती थी।
इसके अलावा साइंस और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता था, लेकिन इसका जो एम्फेसिस जो था दैट वाज ऑन रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस लर्निंग। तो इसलिए मदरसा जो है मॉस्क के पास होता था, जिसमें उलेमाज वगैरह भी पढ़ाते थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर आल्सो सेटअप इन अलेक्जेंड्रिया दैट इज इन इजिप्ट, सीरिया, मेसोपोटामिया दैट इज प्रेजेंटली इराक। Greek philosophy was also taught in these madrasas regarding maths, astronomy and medicine, क्योंकि कभी ये ग्रीक एम्पायर का भी पार्ट रहा था, तो यहाँ पे जो उनकी लर्निंग थी काफ़ी फैली हुई थी। मैथ ग्रीक का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एस्ट्रोनॉमी में उनमें काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने कर रखी थी, तो उसको भी कैरी ऑन इन्होंने किया और उनकी बुक को इन्होंने ट्रांसलेट करने का काम भी अपनी लैंग्वेज में किया था। इसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी भी वहाँ पे करवाई जाती थी, यूनानी मेडिसिन पढ़ाई जाती थी यहाँ पे। ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स इनटू अरेबिक, बुक्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक टू अरेबिक लैंग्वेजेस। मेनली जो थ्री जो बड़े थिंकर हुए हैं ग्रीस के, एंड दीज आर अरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड प्लेटो, उनकी फिलोसॉफी भी इनको पढ़ाई जाती थी। देन लेकिन उस टाइम बुक्स की अवेलेबिलिटी कम थी, बट एज सुन एज पेपर फ्रॉम चाइना रीच्ड टू अरेबिया, पेपर की इन्वेंशन चाइना में हुई, बाद में अरेबियन लोगों के पास पेपर आ गया, ट्रैवलर्स वगैरह इसकी टेक्नोलॉजी ले आए थे, तो उसके बाद में सर्कुलेशन ऑफ बुक्स बढ़ गया था और लर्निंग भी बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन मटेरियल वाज अवेलेबल टू एवरीबडी। तो 1896 ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ medieval Jewish डॉक्यूमेंट्स वर आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम ए साइनागोज। साइनागोज क्या होता है? जूइश टेम्पल। तो जूइश यूज टू बी गुड रिकॉर्ड कीपर, वो अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग करते थे, तो इनको बोला जाता है गैनिजा रिकॉर्ड्स। देयर इज अ सोर्स विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, गैनिजा रिकॉर्ड्स। तो गैनिजा रिकॉर्ड्स क्या थे? उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल और ट्रेड से रिलेटेड जो रिकॉर्ड थे, दे यूज टू बी कलेक्टेड बाय द जूइश पीपल एंड दे यूज टू बी प्रिजर्व्ड इन दी साइनागोज। और उसकी बड़ी कलेक्शन हमें 1896 में मिली है, जो कि उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, उस टाइम की लर्निंग के बारे में, कल्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। एंड दिस इज अ गुड सोर्स टू स्टडी अबाउट दैट सोसाइटी। थैंक्स टू द जूइश प्रैक्टिस ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट कंटेन द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि उसके अंदर नाम किसका होता था? भगवान का होता था। तो इसलिए उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उन पेपर को डिस्ट्रॉय वो नहीं करते थे। देन देयर वर सम राइटर्स, मैनी राइटर्स आर गिवन इन योर बुक, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दैट टाइम, जिन्होंने लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। कुछ पोइट्स थे, कुछ राइटर्स थे, कुछ हिस्टोरियंस थे, कुछ ट्रेवलर्स थे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले अब नाम आता है सबसे ऊपर इब्न सीना का। दिस इज द इमेज ऑफ इब्न सीना। इब्न सीना विच इन यूरोप इज नोन एज द अविसेना। बाय व्हाट नेम ही इज नोन? अविसेना। ही वॉज अ लर्निड पर्सन। तो वो जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था उस पर क्वेश्चन उठाता था। अंडरस्टैंड? और उसने काफ़ी चीज़ों की एक्सपेरिमेंट करके ट्रूथ सामने लाने की कोशिश की। और मेनली ही वॉज अ डॉक्टर and he conducted a number of experiments in the Bimaristan. Bimaristan means hospital. Understand? And he wrote a book that is called as the Canon of Medicine, जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन और बीमारियों का इलाज उसने लिखा था। Then comes अबू नवास। ये एक पर्शियन पोइट था। पहले अरेबियन में ही जो है पोइट्री लिखी जाती थी, लेकिन इसने पर्शियन में भी लिखा, और इसका जो काफ़ी पोइट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, और इसने जो कल्चरल डोमिनेंस था अरब का, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन अपनी राइटिंग में उठाए थे। तो ही वॉज आल्सो ए ग्रेट पोएट ऑफ ईरान। देन कम्स रुदाकी। रुदाकी एक इम्पोर्टेंट पोएट था, एंड उसने जो लिखने की कला थी उसको रुबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुबाई। रुबाई यूज टू बी द 4 लाइन स्टेंजा ऑफ ए पोएम दैट इज कॉल्ड एज द रुबाई, जिसको हिंदी में हम चौपाई कहते हैं। 4 लाइन्स होते हैं, दोहा में 2 लाइन्स होते हैं, चौपाई में 4 लाइन्स होते हैं, और वो रिदमिक ऑर्डर में बनाई जाती थी, जिसमें फर्स्ट 2 लाइन जो थी वो स्टेज बनाती थी, वो बेस बनाती थी, और लास्ट की जो 2 लाइन्स थी, जो बीच वाली लाइन थी, 3rd लाइन, वो क्लाइमेक्स में लेके जाती थी, और जो 4th लाइन थी वो उस पोइट्री का कंक्लूजन बताती थी। तो दैट वाज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ राइटिंग जो कि रुदाकी ने लिखनी शुरू की थी, और ये काफ़ी फेमस राइटर था पर्शियन पोइट्री का। मेनली पर्शियन पोइट्री फ्लरिश कब हुई थी? जब गजनविद एम्पायर आया था, और गजनी बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग। देन केम उमर खयाम। उमर खयाम वॉज अ वेरी गुड राइटर एंड ही डाइड वाइल रीडिंग अ बुक, और उस जो बुक पढ़ रहा था उस बुक का नाम भी
कैनन ऑफ मेडिसिन था। इसका मतलब कैनन ऑफ मेडिसिन काफ़ी फेमस बुक थी जो अविसेना या इब्न सेना ने लिखी थी, क्योंकि इसकी गोल्डन टूथपिक उस बुक के कवर में मिली थी जो चैप्टर ये पढ़ रहा था, और वहीं इसकी डेथ हुई थी। बट ही वॉज आल्सो ए ग्रेट राइटर। और रुबैयत जो रुबाई जो थी वो अपने पीक पे इसने पहुंचाई थी। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर ऑफ रुबाई। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज आल्सो ए पोएट, एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। सो एक वर्सेटाइल जीनियस ये होता था। देन फिरदौसी, ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी राइटर ऑफ पर्शिया, और इसकी जो स्टोरी थी दैट इज कॉल्ड शाहनामा, द बुक ऑफ किंग्स। इस पे कई राजाओं की कहानियां इसने लिखी है, और ये कहानियां अपने आप में मास्टरपीस है जो कि फिरदौसी ने लिखी थी। ये भी गजनी बेस्ड था। और शाहनामा में एक जो फेमस स्टोरी जो इसकी सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसके ऊपर इंग्लिश में भी कई पोइट्री लिखी गई हैं, दैट इज सोहराब एंड रुस्तम। द नेम ऑफ दैट स्टोरी इज सोहराब एंड रुस्तम। ये दो ग्रेट वॉरियर की कहानी है जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके ऊपर एक पोइट्री भी लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ मॉडर्न इंग्लिश पोएट, और उसने जो है एक पोइट्री लिखी है सोहराब एंड रुस्तम। देन कम्स अल बिरूनी। अल बिरूनी वॉज फ्रॉम द उज्बेकिस्तान, बट महमूद गजनवी की एक आदत थी कि वेर एवर ही यूज टू इन्वेड, वहाँ की जो स्कॉलर्स होते थे उठा करके अपनी कैपिटल में ले आता था। द सेम वे ही वॉज आल्सो पिक्ड अप फ्रॉम उज्बेकिस्तान एंड ही वॉज ब्रॉट टू गजनी। उसको भी गजनी ले आया। बाद में ये मृत्यु तक, अपनी डेथ तक गजनी में ही रहा था। वैन ही केम टू इंडिया, वैन मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया, जब मोहम्मद गजनी ने भारत पे आक्रमण किया पंजाब के एरिया में, सिंध के रीजन में, तो ये उनके साथ पंजाब में आ गया और फिर यहाँ कई दिनों तक पंजाब में रहा। यहाँ पे इसने संस्कृत बोलनी और लिखनी सीख ली। ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस। ही वॉज अ गुड राइटर ऑफ संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, टर्किश। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, एंड ही वॉज ए ग्रेट हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। बहुत ज़बरदस्त था ये। तो इसकी जो राइटिंग है उसमें मैथमेटिक्स क्लियरली विजिबल है। जो अरेंज्ड ऑर्डर में इसने बुक लिखी है उसमें लगता है कि एक मैथमेटिशियन, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था। सो इसने एक बुक लिखी इंडिया के ऊपर, दैट इज कॉल्ड तहकीक मा लिल हिंद, तहकीक मा लिल हिंद, और दैट इज आल्सो नोन एज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और किताब अल हिंद। इसका दूसरा नाम क्या है? किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की जो हिस्ट्री थी, सोसाइटी थी, उसके बारे में अल बिरूनी ने लिखा है। देन कम्स प्रोज। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट्री एंड हिस्ट्री। नाउ प्रोज। प्रोज और पोएट्री में क्या डिफरेंस है? पोएट्री में अरेंज्ड ऑर्डर में वर्ड्स होते हैं, उसकी एक रिदम बनती है, राइम बनती है, लेकिन इसमें वो नहीं होता, इसमें लूज वर्ड्स होते हैं। तो अ नंबर ऑफ प्रोजेज वर आल्सो रिटन। तो एनेक्डोट्स, स्मॉल स्टोरीज वर आल्सो रिटन एट दैट टाइम which was related to the moral education and amusement of the readers। रीडर का मनोरंजन के लिए, मॉरल टीचिंग के लिए काफ़ी इस तरह की स्टोरीज लिखी जाती थी। उनमें से एक जो स्टोरी है जो सबसे फेमस है, और इसमें एक जो है किताब अल फिहरस्त है। किताब अल फिहरस्त, फेहरस्त मीन्स होता है लिस्ट, की लिस्ट ऑफ बुक्स। उसमें कई छोटी छोटी स्टोरीज हैं। जो एक फेमस स्टोरी है दैट इज कलीला व दिमना। दिस इज एन एनिमल फेबल। एनिमल फेबल है, ये जानवरों की कहानी है। कलीला एंड डिमना आर द टू जैकल्स एंड इट इज़ ए स्टोरी इन विच द प्रोटेगोनिस्ट, हीरो जो है वो दो जैकल्स हैं। लाइक पंचतंत्र की कहानियाँ हिंदुस्तान में लिखी गई थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी, उसमें भी जो है जानवरों की कहानियाँ हैं। इसके अलावा इससे और पंचतंत्र से एक इंस्पायर्ड और बुक है इंग्लिश में, जंगल बुक, मोगली की जो कहानी है। तो दैट इज आल्सो ए स्टोरी ऑफ दिस काइंड। तो कलीला व दिमना इज मेनली इंस्पायर्ड फ्रॉम द पंचतंत्रा विच वॉज रिटन इन इंडिया। तो इसमें काफ़ी जो है मॉरल एजुकेशन भी देखने को मिलती है। देन जो सबसे फेमस जो कहानी थी दैट इज़ अबाउट द एडवेंचर ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर हु इन्वेडेड इंडिया, एंड उसने एक ग्रीस का था, मैसिडोनिया का था, जिसने भारत में 326 में आक्रमण किया था। उसको अल इस्कंदर कहा जाता था। भारत में आज भी इसको सिकंदर कहा जाता है, अंडरस्टैंड। तो वो कभी हारा नहीं था। तो उसके एडवेंचर से रिलेटेड स्टोरीज भी मिलती हैं, क्योंकि अरेबिया और ईरान वॉज आल्सो ए पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। Later on, his
कमांडर वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो कि इसका आर्मी कमांडर था। देन स्टोरी ऑफ अनहैप्पी लवर्स लाइक कैश एंड दैट इज कॉल्ड लैला मजनू की कहानी, दैट इज अ फेमस लव स्टोरी दैट वाज आल्सो रिटन इन द अरेबियन बैकग्राउंड, ये भी उसी टाइम पे लिखी हुई कहानी थी। देन जो सबसे फेमस बुक थी द 1001 नाइट, 1001 रातें, उसमें एक सिंगल नरेटर होता है जिसका नाम होता है शहरजाद, और शहरजाद अपने पति शहरयार को कहानी सुनाती है और वो 1001 रातों तक कहानी सुनाती रहती है। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट, और इसमें देयर इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड इसमें जो फेमस कहानियाँ जैसे जादुई चिराग की कहानी, मैजिकल लैम्प स्टोरी, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद द सेलर, सो दीज ऑल आर द स्टोरीज विच इज रिलेटेड टू द 1001 नाइट। और इसको अरेबिक नेम है अलिफ लैला वा लैला, अलिफ लैला वा लैला। देयर इज ए सीरियल ऑल्सो दैट इज डायरेक्टेड बाय रामानंद सागर और DD1 पे चलता भी रहता है, अलिफ लैला वा लैला। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मैजिकल स्टोरीज, अम्यूजिंग स्टोरीज उसमें आती हैं। मेनली ये किसके बारे में, इसके अलावा बुक ऑफ माइजर्स एक अम्यूजमेंट की कहानी है, मनोरंजन की कहानी है, जिसमें कंजूसों की ज़िंदगी के बारे में कहानी है, जो कि काफ़ी लाफ क्रिएट करती है, काफ़ी हंसी क्रिएट करने का काम करती है। तो दीज आर द क्रिएटिव राइटिंग विच वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इस्लामिक एम्पायर। देन कम्स फाइन लैंग्वेज, तो ये जो स्टोरी लिखी गई थी इसमें लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो फाइन और क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज वॉज ऑल्सो देयर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनरिज्म पे ध्यान दिया जाता था और उसको वो बोलते थे अदब। सो अदब इज ए फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। देन इसके अलावा जो प्रोज होती थी उसको नथर कहा जाता था और पोएट्री को नज्म। नज्म मीन्स पोएट्री, नथर मीन्स प्रोज। द मोस्ट पॉपुलर पोएट्रिक कंपोजिशन ऑफ प्री इस्लामिक वर्ल्ड इज ओड, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। कशीदा, कशीदा मीन्स जब हम किसी की प्रेज में जो है लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कशीदा। इंग्लिश में इसको ओड कहते हैं। देर आर मैनी ओड्स, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम ऑफ द ओड्स, एंड मेनली ओड जो इंग्लिश में लिखे थे वो जॉन कीट्स ने लिखे थे, जैसे कि ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू द वेस्टर्न विंड, अंडरस्टैंड। तो ये उसकी ब्यूटी को बताते हैं। तो उस टाइम भी जो है किसी फीमेल की ब्यूटी के बारे में, किसी आर्किटेक्चर की ब्यूटी के बारे में, किसी राजा की बारे में कसीदा अक्सर लिखा जाता था। अब हम बात करते हैं सूफीज़म की। सेंट्रल इस्लामिक लैंड में सूफीज़म एक नई विचारधारा आई, बगदाद से शुरू हुई थी। सूफीज़म क्या था, कैसे फैला, दैट वी विल डिस्कस हियर। A group of religious minded people in medieval Islam known as Sufis sought a deeper and more personal knowledge of gods through the asceticism that is called as the Rahmaniya and mysticism। तो सूफीज़म कौन थे, जो पक्के जो बिलीवर थे इस्लाम के, उन्होंने एक नई विचारधारा की शुरुआत की भगवान को प्राप्त करने के लिए, एंड दैट विचारधारा जो थी वो उसको बोलते हैं सूफीज़म। सूफी सोट टू रिनाउंस द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड से यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि भौतिक सुखों से दूर रहते थे, जिसको बोलते हैं जुहद, मीन्स उनसे जुदा रहते थे, उनसे दूर रहते थे, एंड भगवान की भक्ति में ही रहते थे, जिसको ये बोलते थे तवक्कुल। जो हायर स्टेज ऑफ मिस्टिसिज्म थी, जो भक्ति की थी, उसको ये बोलते थे तसव्वुफ। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो सूफी यूज करते थे। जुहद मीन्स टू रिमेन अवे फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि भौतिक संसार और भौतिक सुखों से दूर रहना। तवक्कुल जो कि भक्ति करते थे, दैट इज कॉल्ड तवक्कुल। तवस्सुफ, तसव्वुफ, तसव्वुफ मीन्स हायर स्टेज ऑफ वर्शिप, दे यूज टू कॉल इट तसव्वुफ। ये कि देख सकते हैं आप, whirling Sufi saints, they used to rotate and revolve, and in this way they used to imitate the solar system, and they used to consider sun as the embodiment of God and 9 planets as the soul which is revolving around the God। तो इसको इस तरह से कॉपी करते थे, रोटेट भी करते थे, रिवॉल्व करते थे, और इस तरह से वो जो है हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक म्यूजिक क्रिएट करते थे जिसको वो समा बोलते थे, और उसके थ्रू जो है वो मिस्टिसिज्म यानी कि वो भक्ति के अंदर खो जाते थे। इस तरह से जो है सूफी संत होते थे। यूनिटी विद गॉड टू बी अचीव्ड थ्रू द इंटेंस लव फॉर गॉड विच द विमन सेंट रबिया ऑफ बसरा। तो उसमें से एक मुख्य सूफी सेंट का जिक्र आता है जिसका नाम है रबिया, जो कि बसरा इराक से बिलोंग करती थी। यानी कि इस सूफीज़म में और इस्लाम में क्या फ़र्क था कि विमन भी जो है इसमें डिवोटी बन सकती थी, सेंट बन सकती थी, जैसे कि रबिया बना।
और इसके अलावा जो सूफ़ी जो थे वो जो दूसरे इस्लामिक लोग थे उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा लिबरल आइडियोलॉजी के थे। म्यूजिक भी इसमें होता था, जबकि ट्रेडिशनल इस्लाम में म्यूजिक वर्जित है। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सूफी संत देखने को मिलते हैं, जैसे कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दैट इज़ इन दिल्ली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर। तो ये सूफ़ी संत थे, तो इनके फॉलोवर मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे, और ये प्रॉफेट मोहम्मद को तो मानते थे, लेकिन इनका रास्ता थोड़ा सा जो शरिया में प्रेस्क्राइब था या जो ट्रेडिशनल इस्लाम में प्रेस्क्राइब था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। थोड़े से लिबरल आइडियोलॉजी के ये लोग होते थे। ये मटेरियलिज्म से काफ़ी दूर रहते थे, फक्कड़ स्वभाव के होते थे। देन द बायजिद बिस्तामी जो कि एक ईरानियन सूफी सेंट था, उसने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ सबमर्जिंग द सेल्फ इन द गॉड दैट इज़ कॉल्ड एज द फना, यानी कि अपने आप को भगवान पे फना कर दो, यानी कि निछावर कर दो, यानी कि पूरी तरह से भगवान के हो जाओ। और कैसे हो जाओ? भगवान से प्रेम करते हुए उसकी भक्ति में लीन होना। तो दैट वाज एन आइडियोलॉजी ऑफ सूफीज़म, और ये आइडियोलॉजी किसने दी थी? बायजिद बिस्तामी, जो कि ईरान का था। इसके अलावा सूफ़ी जो है कुछ एक और भी प्रैक्टिस करते थे अपने सिलसिला में। जहाँ सूफ़ी रहते थे उसको सिलसिला बोलते थे, और उसमें क्या करते थे? समा क्रिएट करते थे। समा मीन्स इट्स काइंड ऑफ म्यूजिकल एनवायरनमेंट विच यूज टू बी क्रिएटेड बाय देम, और उसमें एक स्पिरिचुअलिज्म होता था, एक एक्सटेसी होती थी, और इसी को जो है उन्होंने समा का नाम दिया था। दुल्लुन मिस्री हुज ग्रेव्स कैन स्टिल बी सीन नियर द पिरामिड ऑफ इजिप्ट। तो दुल्लुन मिस्री जो है इजिप्ट से बिलोंग करते थे। इजिप्ट के जो पिरामिड है वहाँ पे इनकी कब्र आज भी है। अब्बासिद कैलिफ के सामने उसने जो है डिक्लेयर किया था कि ट्रू इस्लाम उसने कहाँ से सीखा है। उसने ट्रू इस्लाम उलेमा से नहीं सीखा, बल्कि एक वाटर कैरियर से सीखा, यानी कि एक ऑर्डिनरी मैन से सीखा है। यानी कि वाटर कैरियर भी एक ट्रू इस्लामिक पर्सन बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक उलेमा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वही इस्लाम को अच्छे से समझता हो। तो ये काफ़ी लिबरल थिंकिंग के लोग थे। बाय मेकिंग रिलीजन मोर पर्सनल एंड लेस इंस्टीट्यूशनल, वो रिलीजन को व्यक्तिगत एक इशू मानते थे, न कि ये ऐसी चीज़ है जो दूसरों पे फोर्स की जाए, इम्पोज की जाए। और ये इंस्टीट्यूशनल कतई नहीं है। इंस्टीट्यूशनल मीन्स ये लोगों के ऊपर दबाव डाल के उनको फॉलो करवाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पर्सनल चीज़ है, अपने हिसाब से हमें रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है। सूफीज़म गेन पॉपुलरिटी एंड पोज्ड अ चैलेंज टू द ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। धीरे धीरे सूफीज़म काफ़ी पॉपुलर हो गया, और जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम थे, जो कट्टर इस्लामिक लोग थे, उनके लिए एक चैलेंज बनना शुरू हो गया। और बहुत सारे ऐसे रूलर भी थे जिन्होंने सूफीज़म को पेट्रोनाइज भी किया था, जैसे कि इंडिया में उनमें से एक अकबर भी थे। देन तो हमने धर्म के बारे में पढ़ा कि सूफीज़म भी एक ब्रांच थी इस्लाम धर्म की, लेकिन इसके अलावा कुछ एक ऑल्टरनेटिव विजन भी थे जो कि गॉड के बारे में और यूनिवर्स के बारे में बनाए गए थे। वो क्या थे? द यूनिवर्स वॉज डेवलप्ड बाय इस्लामिक फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी एंड साइंस। यानी कि यूनिवर्स की स्टडी उन्होंने एस्ट्रोनॉमी जो सीखी थी, फिलोसफी जो सीखी थी, ग्रीक से उनका इम्पैक्ट नज़र आता है। अलेक्जेंड्रिया, सीरिया और मेसोपोटामिया में ऐसे कई स्कूल थे जहाँ पर ग्रीक फिलोसफी और ग्रीक साइंसेज को पढ़ाया जाता था, क्योंकि कभी ये अलेक्जेंडर एम्पायर का भी हिस्सा होते थे। मेनली फिलोसफी जैसे कि अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो की फिलोसफी पढ़ाई जाती थी। मैथमेटिक्स भी जो है ग्रीस का पढ़ाया जाता था। मेडिकल साइंस जो थी, ग्रीक मेडिसिन, यूनानी दवाइयों के बारे में भी उनको पढ़ाया जाता था। तो इससे क्या हुई? लर्निंग इम्प्रूव हुई। देन द उमायद एंड द कैलिफ कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एंड सीरिया बुक इनटू द अरेबिक बाय क्रिश्चियन स्कॉलर्स। मीन्स जो बुक्स थी ग्रीक और सीरियाक लैंग्वेजेस में, वो भी जो है ग्रीक स्कॉलर्स ने उसको ट्रांसलेट करने का काम किया था। अल मामून हु सपोर्ट द लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस दैट इज़ कॉल्ड बैत अल हिकमा, यानी कि ग्रीक फिलोसफी और उसकी साइंस से रिलेटेड जो बुक्स थी उनको स्टोर किया गया एक लाइब्रेरी में, और उस लाइब्रेरी का नाम क्या था? बैत अल हिकमा, जो कि बगदाद के अंदर है। द वर्क ऑफ अरिस्टोटल, उसकी जो बुक थी एलिमेंट ऑफ यूक्लिड एंड टोलमी की जो एक ज्योग्राफी की बुक थी अल्माजेस्ट, ये भी जो है ट्रांसलेट करके इन्होंने रखी, जिसकी वजह से ये जो नॉलेज जो थी, जो कि प्री इस्लामिक वर्ल्ड की थी, ये आगे कैरी फॉरवर्ड किसने की? इस्लामिक लोगों ने की। तो ये इनका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन था, और बाद में यही बुक्स जो है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई गई और इनके ऊपर फर्दर रिसर्चेज भी की गई। तो दिस इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक पीपल। देन
Indian works on astronomy, mathematics and medicines were also translated into the Arabic during the same period. तो भारतीय पुस्तकें जो उस टाइम फेमस थी उनको भी ट्रांसलेट किया गया ग्रीक के साथ साथ। एंड ये जो बुक्स हैं बाद में यूरोप में पहुंची और वहाँ पर साइंस और फिलोसफी को इन्होंने शुरू करने का काम किया था। देन द स्टडी ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स प्रमोटेड द क्रिटिकल इंक्वायरी एंड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक इंटेलेक्चुअल लाइफ। तो ये जो नई एजुकेशन इन बुक से आई, इससे जो है एक इस्लामिक लोगों में एक नई तरह की क्रिटिकल इंक्वायरी पैदा हुई कि हम किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यानी कि हम ये रिचुअल फॉलो कर रहे हैं तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट। सो दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चन ऑन द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एंड रूल्स। जैसे कि इब्न सीना एक डॉक्टर था, इनने जो है एक उस पर क्वेश्चन उठाया था। ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही वॉज हाईली अफेक्टेड बाय द ग्रीक फिलोसफी ऑल्सो। ही रेज्ड अ क्वेश्चन कि जैसे कि उलेमा कहते थे कि क़यामत के दिन जो है ऑन द डे ऑफ जजमेंट द बॉडी वुड बी रिसरेक्टेड, कि मनुष्य जो दफनाए गए हैं वो दोबारा से खड़े हो जाएंगे। बट ही प्रूव्ड विद हिज साइंटिफिक नॉलेज दैट इट्स नॉट ट्रू। सो इस प्रकार से वो जो है एक साइंटिफिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बताता था, तो जिसकी वजह से एक अलग तरह का ऑल्टरनेटिव विजन हमें देखने को उस टाइम पे मिलता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉज द अल कानुल फिल्टिव दैट इज कॉल्ड एज द कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर इब्न सीना ने एक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसकी हस्तलिखित बुक है जिसमें उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया है। और वो मेडिसिन जो थी उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के बारे में लिखा है और ये सारे के सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लिखा है। और उस एक्सपेरिमेंट का प्लेस है बीमारिस्तान यानी कि हॉस्पिटल। सो बीमारिस्तान इज अ टर्म विच वॉज यूज्ड इन इस्लामिक वर्ल्ड एज दी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बताया कि इस बीमारी के लिए इस तरह की मेडिसिन कारगर रहती है। और बहुत सारी मेडिसिन की इन्होंने कैटलॉग जो है अपनी बुक के अंदर भी लिखी है। इसके अलावा What was the effect on art and architecture during the Islamic world? किस तरह की आर्ट थी वहाँ पर, पेंटिंग वगैरह, और किस तरह का आर्किटेक्चर बनाया जाता था। Religious buildings were the greatest external symbol of Islamic world. Mosques, shrine, palaces, tombs, caravanserais, hospital from Spain to Central Asia showed the same basic design, that is the arches, domes, minarets and open courtyard. यानी कि इस्लामिक बिल्डिंग में कुछ चीज़ें कॉमन थी, चाहे वो बिल्डिंग मॉस्क हो, वो बिल्डिंग कोई सराय हो यानी धर्मशाला टाइप हो, उसमें क्या मिलता था, आर्चिज बनी हुई मिलती थी, दैट इज ए काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म। डूम्स मिलते थे, माइनरेट्स होती थी, जैसे मस्जिद के चारों तरफ माइनरेट्स होती हैं। इसके अलावा ओपन कर्टयार्ड होते हैं, और मस्जिद काफ़ी ऊंची होती थी जिससे दूर से पता लग जाता था कि यहाँ पे इस धर्म के लोग रहते हैं। द सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग built around the central courtyard, that is called Iwan, appeared not only in mosque, mausoleum but also in caravanserais, hospitals and palaces. यानी कि इस तरह का आर्किटेक्चर सिर्फ कारवानसराय या मॉस्क और मुसोलियम में ही नहीं था, जो पर्सनल पैलेसेस बनाए हुए थे राजाओं के या नोबल्स के, उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। हॉस्पिटल में भी सेम काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स, इसी तरह का आर्किटेक्चर इन दोनों जगहों पे भी देखने को मिलता है। यानी कि कुछ चीज़ें इस्लामिक आर्किटेक्चर में कॉमन थी और इस तरह का आर्किटेक्चर इंडिया में भी देखने को मिलता है। देन a wide variety of illumination techniques were introduced to enhance the beauty of a book. बुक का जो कवर होता था उसको सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर कई तरह की डिजाइनिंग और पेंटिंग की जाती थी। और इसके अलावा उस पर जो डिज़ाइन होते थे प्लांट और फ्लोरा के डिज़ाइन ज़्यादा होते थे, क्योंकि इस्लाम में एनिमल्स के डिज़ाइन बनाना वर्जित था, प्रोहिबिटेड था। ऐसा माना जाता था कि ह्यूमन बीइंग की इमेज बनाना या किसी एनिमल की इमेज बनाना, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंटरफेरेंस बाय मैन इन द वर्क ऑफ गॉड। ऐसे इसलिए एनिमल्स की पिक्चर्स कम मिलती थी, फ्लोरल डिज़ाइंस ज़्यादा मिलते थे। अब भी हम देख सकते हैं हमारे यहाँ जो इस्लामिक टाइम से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है, वहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन या फूल पत्तियों के डिज़ाइन ज़्यादा मिलते हैं। एनिमल्स की फ़ोटोज़, इमेजेस बहुत कम बनाई जाती थी, क्योंकि शरिया के अकॉर्डिंग ऐसा बनाना सही नहीं था। हालांकि मिलती है बट ऐसा बनाना अलाउड नहीं था। तो इस तरह की जो है फ्लोरल डिज़ाइंस
इसमें एनिमल बने हुए हैं लेकिन ये से बहुत कम मिलते हैं। इस तरह का फ्लोरल डिज़ाइन, इस तरह की डिज़ाइनिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक्स वर यूज्ड इन द आर्किटेक्चर एज वेल एज इन द इल्यूमिनेशन ऑफ बुक्स। ये एक महल है जो कि एक डेजर्ट पैलेस है, जो कहाँ पे बना हुआ है, पैलेस्टाइन के अंदर बना हुआ है, जिसमें राजा अक्सर आराम करने के लिए हंटिंग एक्सपेडिशन के तौर पे वहाँ पे जाते थे। दिस इज अनदर पैलेस, दिस इज कसर अमारा, डेजर्ट प्लेस ऑफ जॉर्डन दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द उमैयद डायनेस्टी। तो इस तरह के ब्यूटीफुल पैलेसेस वहाँ पे बनाए गए थे। इस तरह की जो डेकोरेशन महल के अंदर देखने को मिलती है, इस तरह की जो इमेजेस महल के अंदर देखने को मिलती है। दो इसमें ह्यूमन फिगर भी बना रखी है, लेकिन ऐसा बनाना इस्लाम के अकॉर्डिंग वर्जित था। इसीलिए कहा जाता था कि उमैयद डायनेस्टी जो थी वो पूरी तरह से इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग रूल नहीं करती थी। अब क्या चेंजेस आए इस्लामिक सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम? तो अगर हम शुरू की बात करते हैं तो उस टाइम हर चीज़ पे रिलीजन हावी था। और उसमें क्या था, सपोज दिस इज द सर्कल ऑफ रिलीजन एंड दिस इज ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस इज ऑफ कम्युनिटी। सो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड थी। सब कम्युनिटी में रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, रिलीजन का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता था। यानी कि रिलीजन से ही पॉलिटिक्स चलती थी, रिलीजन से ही कम्युनिटी चलती थी। सो दे ऑल वर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो दिस वॉज नॉट ए सेकुलर काइंड ऑफ नेचर ऑफ द सोसाइटी, जिसकी वजह से काफ़ी कम डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में होती थी, काफ़ी कम डेवलपमेंट कम्युनिटी में होती थी, और रिलीजन जो था पर्सनल ना होकर के यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ज़्यादा था। बाद में क्या हुआ, कम्युनिटी जो है रिलीजन एक साथ आ गए और पॉलिटिक्स उससे अलग हो गई, क्योंकि राजाओं को लगा कि अगर रिलीजन इंटरफेयर करेगा तो उसकी वजह से वो सही तरह से रूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे राजाओं ने बाद में सूफीज़म को जो है पैट्रोनाइज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा लिबरल थिंकिंग का था। यानी कि पॉलिटिक्स धर्म से अलग हो गई थी, लेकिन कम्युनिटी पे अभी भी जो है रिलीजन का इफेक्ट नज़र आता है और आज भी आता है। अब धीरे धीरे जो है आइडियल सिचुएशन कब होगी, जब कम्युनिटी अलग हो जाएगी, रिलीजन भी अलग हो जाएगा और पॉलिटिक्स भी अलग हो जाएगी। तो दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन एंड द वर्ल्ड इज स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवार्ड्स दिस। क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत सारी इस्लामिक स्टेट में आ चुकी है और धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी, इलाकों में लर्निंग और एजुकेशन बढ़ेगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों सर्कल अलग हो जाएंगे। और वो जो अलग हो जाएंगे तो वहाँ पे रिलीजन पर्सनल मैटर ज़्यादा हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल मैटर कम रह जाएगा। एंड दैट इज़ द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। तो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन अभी कम्युनिटी और रिलीजन इकट्ठा दिखाई देता है, पॉलिटिक्स उससे अलग दिखाई देती है। तो ये सब कुछ था सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, उसके रिलीजन के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में।